Good morning, my dear students. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग एसिड बेस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में कुछ जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अम्ल और क्षार की परिचर्चा जारी रहेगी। आइए सीखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में और अधिक जानकारी। अम्ल क्या चीज है? अम्ल का एक सबसे प्रमुख गुण है कि वह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन, इसका संकेत H+ है, हाइड्रोजन आयन देता है। यहां पर उदाहरण देखिए, HCl जल लिखा हुआ है, यदि HCl का जलीय विलयन ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी जल में विलीन होकर के हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन प्रदान करता है। नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन प्रदान करता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं और यह उत्पन्न हाइड्रोजन आयन एक बार फिर से जल में घुलता है तो ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक उसी तरह क्षारक वह पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ये आयन देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, यह जल में घुल करके सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी उसको कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसी तरह से K+, OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम प्लस, ये प्लस का मतलब कि यहां पर 2 और यहां पर OH-, यहां पर ये अणु के रूप में 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी Mg++, इसको प्लस को कहीं कहीं आप 2+ भी लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे हमने इधर कहीं नहीं है, ये सल्फेट माइनस को 2- भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ऐसा ही कहीं कभी कभी किसी किताब में आप इस तरह का भी संकेत देख सकते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। अब देखिए क्षारक और क्षार ये 2 शब्द हैं। दोनों में अंतर समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बिना अंतर समझे कहीं क्षार कहीं क्षारक ये शब्द प्रयोग होगा तो कठिनाई हो सकती है। तो जो क्षारक जल में घुल जाए, वह क्षार कहलाता है। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो इसका मतलब कि जितने भी क्षार हैं वो जल में घुलनशील हैं, तो सभी क्षार क्षारक हैं। जितने भी क्षार हैं वो जल में घुलनशील हैं, तो सभी क्षार क्षारक हैं। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस बात को याद रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। अम्ल और क्षार के प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे। प्रयोगशाला में मुख्यतः जो अम्ल और क्षारक प्रयोग किए जाते हैं उनकी सूची दी गई है आपके एनसीईआरटी के बुक में। उसी बुक से मैं वो लिस्ट आपके सामने लिख देता हूं। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, केवल संकेत लिख रहा हूं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो नाम बुक में दिया है उन्हीं की चर्चा होगी। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH,
इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब यहां पर जांच ये करनी है, पुस्तक के अनुसार ये एक तरह का एक्टिविटी है, प्रयोगशाला में किया जाने वाला प्रयोग है। इन सब अम्ल और क्षार की एक एक बूंदे लेकर के बारी बारी से लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र और फेनोल्फ्थेलिन मेथिल ऑरेंज विलेन के साथ डालना है और उनका प्रेक्षण करना है। क्योंकि विज्ञान प्रेक्षण पर ही आधारित होता है। विज्ञान एक तरह का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और तब अपने परिणाम को दुनिया तक पहुंचाता है। यानी अवलोकन, प्रेक्षण, निरीक्षण और निष्कर्ष। तो इन सब के आधार पर हम देखेंगे कि जितने भी अम्ल हैं उन अम्लों को जब लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो लाल हो जाएगा। जितने भी क्षारक हैं लाल लिटमस को नीला कर देंगे, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो अम्ल हैं वो नीले को लाल कर देंगे, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। और यह क्षार लाल को नीला कर देगा। इस तरह से हम इसकी जांच कर लेते हैं। नीले लिटमस को लाल करने वाला याद रखिएगा अम्ल कहलाएगा और लाल लिटमस को नीला करने वाला क्षार कहलाएगा। तो रंग में परिवर्तन के द्वारा यह पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ एसिड है, कौन पदार्थ बेस है। फेनेफ्थेलिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेथिल ऑरेंज का नारंगी रंग लाल हो जाता है अम्ल के आधार पर। क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है, फेनेफ्थेलिन को गुलाबी कर देता है और मेथिल ऑरेंज को उसका जो रंग नारंगी होता है उसको पीला कर देता है। तो ये पहचान है, रंगीय सूचक हैं ये सब, इनके माध्यम से पहचान होती है। अब देखेंगे इनके गुणधर्म कि अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया होती है इनकी, धातु से कैसा व्यवहार करते हैं, जल से कैसा व्यवहार करते हैं। बारी बारी से हम इनके एक एक गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहला है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो सबसे सस्ता उदाहरण हम लेते हैं जो कि आप 9th क्लास में प्रयोग किए हैं, जिंक, जस्ता और इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ते पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। परख नली में ऐसा प्रयोग किया जाता है। इसी जस्ते पर यदि HCl डाला जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए, तो यहां पर सल्फेट है, यहां पर क्लोराइड है, यहां पर सल्फेट की जगह क्लोराइड हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। जस्ते पर यदि नाइट्रिक अम्ल डाला जाए, HNO3, तो जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ऑल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरह से अम्ल
धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये सब डाइल्यूट एसिड हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, जिनकी शक्ति थोड़ी कम होती है, जिसमें पानी मिला रहता है। अम्ल में जल मिला देने से उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह से प्रबल क्षारक जो होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, उनमें भी पानी मिला करके, जल मिला करके उनकी शक्ति को भी कम किया जाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और नीचे वाले धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। ये सक्रियता श्रेणी आप अगले क्लास में, अगले कक्षा में, अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे। सभी खट्टे पदार्थ जो होते हैं, दही होता है, इन सब में अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, इस बात को आपने सीख लिया। तो धातु के बर्तन जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, इन सब में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आप अपने घर में, अपने परिवार में जो रसोई का काम करती हैं माताएं बहनें, उनसे पूछ सकते हैं कि पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। उन लोगों को यह पहले से ज्ञात है कि उसमें वो खराब हो जाता है। भले ही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण न जानते हों, लेकिन वास्तविक रूप में उनको ज्ञात है। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अम्ल उस धात्विक पदार्थ से अभिक्रिया करके जहरीला हो जाता है, और उसमें जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ रखे रहते हैं, वो खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं, जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं। यानी खाने जोगे नहीं रह जाता है, वो विषैला हो जाता है। इसी तरह से हम धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया को भी देख सकते हैं। तो धातु जब क्षार से अभिक्रिया करता है, तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। यहां पर जिंक धातु का उदाहरण लिया गया है। जिंक क्षार के रूप में प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इस प्रकार दो लिख देने से ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन सभी धातुओं के साथ क्षार की अभिक्रिया नहीं होती है। एल्युमिनियम और एसएन, एसएन का मतलब स्टेनस, टीन, एल्युमिनियम और एसएन क्षारक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्युमिनियम NaOH प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस, 2 NaOH, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। एल्युमिनियम धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक उसी तरह से टीन 2 NaOH प्लस H2O Na2 SnO3, सोडियम स्टेनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धातुएं
अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बाद में आप देखेंगे कि एल्युमिनियम धातु, जिंक, एसएन, ये सब उभयधर्मी होते हैं, दोनों तरह के गुण रखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये पहला गुण हमने देखा कि धातु क्षार और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ यह धातु बाई कार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उदाहरण के साथ देखें, धातु कार्बोनेट के रूप में सोडियम कार्बोनेट का उदाहरण, सोडियम कार्बोनेट एस सॉलिड रूप में है ये, 2HCl एक्वस जलीय विलयन, तो ये धातु कार्बोनेट हुआ, ये अम्ल हुआ। अभिक्रिया करने के पश्चात लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है। धातु बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करता है अम्ल, तो यहां भी लवण, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी भी कहते हैं, तो चूने के पानी में जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराया जाता है तो इसका रंग दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है, दूध जैसा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जल अलग हो जाता है। वह कैल्शियम कार्बोनेट यदि अधिक मात्रा में यदि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दी जाए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल निर्मित हुआ, और पुनः यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाए तो यह जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यह जल में घुलनशील होता है। और यह जल में घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको यदि गर्म कर दिया जाए तो पुनः कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में यह अभिक्रिया उल्टे रूप में हो जाती है, टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, मार्बल, ये सब होता है। तो इस प्रकार याद रखने वाला गुण यह कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब तीसरे गुण को देखते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। इसके बारे में तो पहले अध्याय में भी आपने सीखा है, जहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आप जानते थे। तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल के रूप में HCl, क्षार के रूप में NaOH, ये सब जलीय विलयन, एक्वस, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वही चीज है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके ये बनाते हैं लवण और जल। ये भी एक्वस के रूप में ही रहता है। उसी तरह से H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस जलीय विलयन के रूप में। तो यहां पर क्लोरीन था, क्लोराइड बना, सल्फेट है तो सल्फेट बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन। इस तरह से अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षारक के बीच। तो आज हम आपको इतने ही गुणों तक बताया। पहला, अम्ल धातु से अभिक्रिया कैसे करता है, क्षार धातु से अभिक्रिया कैसे करता है। दूसरा प्रॉपर्टी कि धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। और तीसरा गुण कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या करते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। अभी आप आज इतनी ही तैयारी कीजिए, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।